हाय एवरीबॉडी, आई एम यशोवर्धन। आप सभी का स्वागत है। ठीक है, सो बैठिए। आज हम लोग देखने वाले हैं, पिछली क्लासेस में हमने कई बार एक स्ट्रैटेजी का नाम लिया जहां पे मैंने बोला चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। आखिर ये स्ट्रैटेजी क्या है, तो इसको हम समझ लेते हैं। ये बेसिकली जुड़ा हुआ है बिजनेस स्ट्रैटेजी से। लेकिन क्या ये सिर्फ बिजनेस तक जुड़ा है कि क्या इस व्यापारिक संबंधों तक जुड़ा है? नहीं, इसका असर होता है, जियो पॉलिटिकल भी असर होता है। कैसे होता है? अभी आजकल चल रहा है ट्रेड वॉर, सभी जानते हैं, और ट्रेड वॉर को हम बोलेंगे वो कन्वर्ट है काय में, टैरिफ वॉर में। सो अगर मान लीजिए ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर वाली स्थितियां होती हैं और किसी एक देश के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो जाते हैं लोग, तो वो स्थिति कभी भी किसी भी देश के लिए या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती है। राइट? क्योंकि देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक देश सभी चीजों का उत्पादन कर सके। क्या ऐसा पॉसिबल है? इंडिया में सारी चीज प्रोड्यूस यहीं पे इंडिया में हो जाती है, हम कहीं कुछ बाहर से ही मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। वैसे ही चाइना में भी सारी चीजें नहीं होती, चाइना भी कई चीजें बाहर से इंपोर्ट करता है, यूएस भी करता है। और जानते हैं यूएस में आजकल मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जब टैरिफ लगाया उन्होंने, तो क्या हुआ? 48 आवर्स में ट्रम्प को वापस क्यों करना पड़ा? समझते हैं आप इस बात को? जानना जरूरी है। आज का अगर न्यूज़पेपर आप खोल के देखेंगे तो वहां पे आपको इसका रीजन मिल जाएगा कि क्या रीजन है। कल 2-3 दिन से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। तो अगर आप किसी के ऊपर टैरिफ लगाते हैं, फॉर इंडिया ने मान लीजिए जो भी चीजें हमारे इंपोर्टेड सामान आता है उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो क्या असर होगा? कोई बताना चाहेगा? इंडिया ने अगर किसी कंट्री के ऊपर हाई टैरिफ लगा दिए, टैरिफ एक तरह का टैक्स होता, समझ जाइए। ठीक है, सामने वाले कंट्री का मतलब बिजनेस डिक्लाइन होगा। नहीं, वो सेकेंडरी होगा, सबसे पहले होगा जो कंज्यूमर है। महंगाई बढ़ जाएगी भाई। आज आप जो मोबाइल लेने जाते हो, चाइना का बना हुआ मोबाइल है, 20 से 25 हजार में आ जाएगा, अच्छे से अच्छा मोबाइल आजकल। लेकिन अगर मान लीजिए कि चाइना के सारे प्रोडक्ट पे इंडिया ने क्या किया, टैरिफ हाई कर दिए, 100% टैरिफ लगा दिया। पता चला 25 हजार का फोन है, 25 और 50 हजार का वही फोन मिल रहा, जो एक सामान्य नॉर्मल सा चीजें हैं। तो इस तरह से यूएस को, ट्रंप को वापस लेना पड़ा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी जब मैंने स्टार्ट किया, शशांक, राइट, तो शशांक ने कहा कि ये एक यूटोपिया है, एक काल्पनिक इमेजनरी है ये पॉलिसी। इसको, इस स्ट्रैटेजी को हम ये नहीं बोल सकते कि ग्राउंड रियलिटी कुछ बन पाएगी। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात कुछ हद तक सही है कि अगर मान लीजिए चाइना प्लस वन रणनीति क्या वास्तविक तौर पे पॉसिबल है कि नहीं। देखो, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पॉसिबल लगता था कि नहीं है। जैसे कि कम्युनिज्म, वो आया और लगा, कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी, तो वो चीजें ऐसा लगता था कि ये शायद पॉसिबल नहीं है, और वो पॉसिबल हुआ। और पॉसिबल हुआ और उसने किसको कन्वर्ट कर दिया? कैपिटलिस्ट कंट्रीज को कन्वर्ट कर दिया। कैपिटलिस्ट कंट्री मजबूर हो गई उस सोशलिस्ट पॉलिसी को अपनाने के लिए। वो क्या करती है? वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो गई। नहीं तो क्या, जो भी कैपिटलिस्ट कंट्री होती है उसका एम कभी भी वेलफेयर नहीं होता, उसका सिर्फ इतना होता है कि वो एक नाइट वॉचमैन के रूप में रहता है। क्लियर है? तो चेंज किया। तो अगर हम ये देखें, आज हमें ये लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसने एक नया रास्ता दिया हमें। नया रास्ता ये दिया कि हमें कभी भी किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आत्मनिर्भरता तो देखो एक बहुत ही ऐसा टर्म हो जाएगा। अगर आप आत्मनिर्भरता में चले जाएंगे तो आप अपने आप को लोगों से काट लेंगे, अलग थलग हो जाएंगे। अलिनेशन कभी भी अच्छा नहीं होता, अलगाव में पहुंच जाएंगे। क्लियर है? कभी भी दुनिया में और हमारी पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा नहीं होता। लोगों से घुलिए मिलिए, इसी तरह से देशों के साथ दोस्ती कीजिए। बट ये जो लाया गया, ये क्यों लाया गया, इसको समझते हैं हम लोग कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। और ये सबसे पहले चर्चा किसने करनी शुरू की? यूएस ने चर्चा शुरू की। उसके बाद और देशों ने इस पर सोचना शुरू किया कि हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएसए टोटली डिपेंडेंट हो चुका है किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। यूएस की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? वो आत्मनिर्भर नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो इंपोर्ट पे चलती है। इसलिए क्या होता है, वो दूसरे देशों के ऊपर क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल टैरिफ्स अप्लाई कर रहे हैं कि भैया, इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धी, मतलब उन्होंने जितना लगाया 10 रुपए लगा, हम भी 10 रुपए लगा देंगे। ठीक है, बदले में एक के बदले एक कर रहे हैं, वो इस पे आ गए। सो वो ठीक है, बट ये स्ट्रैटेजी भी हम देखेंगे तो यूएस से ही स्टार्ट होती है कि चाइना प्लस वन रिलेटेड क्या है? बिजनेस से। सिंपल सा सीधा सा समझते हैं कि चीन में जो चीजें बनती हैं तो हम उन्हें क्या करें, किसी चाइना के अलावा किसी और देश में भी बनाना शुरू कर दें। मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रखें, वियतनाम में लगा दो, मैक्सिको में लगा दो। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये वियतनाम और मैक्सिको के नाम में क्यों लेता हूं? ये इसलिए लेता हूं क्योंकि जब भी कभी कोई भी कहीं पे ट्रेड करने जाता है, वो देखता है अगर फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहा है तो क्या आना चाहिए? कॉस्ट कम आना चाहिए। जब कॉस्ट कम होगा तब तो कोई कैपिटलिस्ट फायदा उठाएगा। सोच के देखिए। सो कॉस्ट कम कहां होगी?
जहां पर कि स्किल लेबर होगा, वर्क फोर्स होगा। तो वियतनाम में भी है, इंडिया में भी है, मैक्सिको में भी है, चाइना में भी है। लेकिन चाइना से क्यों हट रहे हैं? कोविड 19 एक बड़ा रीजन बनेगा। कोविड 19 में क्या हुआ कि उन्होंने जिस तरह का लॉकडाउन लगाया उससे पूरी की पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप पड़ गई। जो देश, यूएसए जैसे देश दुनिया के सामानों पर डिपेंडेंट हैं, तो वो कहते भाई हम तो आपको डॉलर पे करेंगे, आप अपने अपने देश में बनाइए और हमें भेजिए। क्लियर है? वो इस पे चलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोविड आ गया, और कोविड में क्या हुआ कि भाई चाइना ने ऐसा लॉकडाउन लगाया, इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया, सारी फैक्ट्रीज बंद, तो सप्लाई चेन ठप। क्लियर है? एक तो बड़ा रीजन कि सप्लाई चेन पे बहुत बुरा असर पड़ा। फिर और क्या रीजन हो सकते हैं? इसके अलावा चाइना के अंदर रियल एस्टेट के जो रेट्स हैं वो बहुत इंक्रीज होते चले आ रहे हैं। और क्या रीजन है? वहां पर जो लेबर का जो कॉस्ट है, श्रमिकों ने डिमांड करनी शुरू कर दी, तो उनकी मजदूरी बढ़ती चली आ रही है, फिर से कॉस्ट बढ़ रही है। क्लियर है? इसके अलावा चाइना ने एक काम और कर दिया, उसने जो भी ट्रेड रिलेटेड या लेबर रिलेटेड जो रूल्स हैं या रेगुलेशन है उनको बहुत सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया। तो उसके कारण भी चाइना में व्यापार करना पहले की तुलना में थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है। फिर आ जाता है कौन सा? टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर जब आ जाता है तो इससे क्या होता है, यूएस जब बोलता है कि चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स हमारे ऊपर आते हैं हम उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, हाई टैरिफ लगाएंगे। सो क्या होगा? अगर आप टैरिफ्स लगाएंगे तो चाइना भी बदले में ऐसे ही करेगा। वो क्या करेगा? दूसरे तरीके से परेशान करेगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत सख्ती से लागू करना शुरू करेगा। क्लियर है? सो इस तरह की चीजें जब आने लग गई सामने, तो वहां पर जरूरत महसूस होने लगी, क्यों ना हम सोलली एक के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, केवल एक के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, बल्कि हम क्या करें, दूसरी जो कंट्रीज हैं चाइना के अलावा, उनमें भी अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एस्टेब्लिश करें। कुछ नहीं तो कम से कम कंपोनेंट के लिए तो जाएं। फॉर एग्जाम्पल हाई एंड प्रोडक्ट है, जैसे कि हम बोलेंगे एप्पल के आईफोन की बात करता हूं। आप कई बार आईफोन देखेंगे तो उसमें वियतनाम भी लिखा होगा बना हुआ, ठीक है, ताइवान भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। सो ऐसे में चाइना में तो बन ही रहा है, ठीक है, चाइना में बन रहा है, और चाइना में बन रहा है, लेकिन उन्होंने क्या, एक फैक्ट्री वियतनाम में डाल दो, एक फैक्ट्री कहां डाल दो, इंडिया में डाल दो। अब एक एग्जाम्पल और दूं, टेस्ला। आप सभी जानते हैं टेस्ला क्या चीज है। टेस्ला ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि भैया हम अगर यूएसए से कार बना करके इंडिया में लाएंगे तो टैरिफ्स बहुत हाई हो जाएंगे। अब इंडिया में ही हम बना देंगे तो इंडिया की गवर्नमेंट क्या लगाएगी? टैरिफ नहीं लगाएगी। वो कहेगी ये तो भैया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो उस पॉलिसी पे चलेंगे। और क्या होता है इसके अलावा, कंपनीज क्या करती, जैसे इंडिया में एक टर्म में बोलूंगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, समझते हैं क्या चीज है? बताइए प्लीज। वेरी गुड। कोई क्लस्टर बना दिया कुछ एकड़ों का, 200 250 500 एकड़ की, एक पूरा एक सिटी टाइप की बसा दी, और उसके अंदर क्या किया, कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, बढ़िया सीवर दे दिया, पानी का दे दिया, रोड दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल जो भी चाहिए होता है, बिजली बिजली सब कुछ दे दी। अब इसके ऊपर एक काम और करेंगे, वो कहेंगे अगले 6 साल तक आपको टैक्स में 50% की छूट है, और जो आप इंपोर्ट करेंगे मशीनरी उसके ऊपर 100% किसी भी तरह का टैरिफ या किसी भी तरह की ड्यूटीज नहीं लगेगी। इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, कोई भी सामान हम मंगाते हैं उस पर सरकार टैक्स लगा देती है, उसको इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, वो नहीं लगेगी। तो इससे क्या होगा, वो कहेंगे भाई चलो अगले 6 साल तक जो भी प्रोडक्शन होगा तो उस पर टैक्स नहीं लगना है। दूसरा, अगर हम कोई मशीन मंगवाते हैं तो उस पर 100% ड्यूटी फ्री कर दिया। पे तो करना पड़ेगा जितने की मशीन है, लेकिन उस मशीन पे जो टैक्स लगता वो नहीं लगेगा। तो कंपनीज ने क्या किया, एक तो ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, और स्ट्रेटजी क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो तरीके बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन वो रिप्लेस करने वाली जो बात है चाइना को, उसमें लगेगा थोड़ा समय। क्यों? क्योंकि उतने स्किल लेबर हर जगह नहीं है। अगर हम बात करें भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए मिशन चल रहा है, कौन सा बोलते हैं, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया वाले जो लोग हैं, कितना स्किल है अब कभी लगा करके देख लीजिए आप अपने पास, सर्टिफिकेट उनके पास होगा बट स्किल नहीं होगा। सो ऐसे में चाइना को बीट करना नो डाउट अभी बहुत टेढ़ी खीर है, इतना इजी नहीं है। बट हाँ, ऐसा नहीं, यूटोपिया नहीं बोल सकते हम, हो सकता है कि एक दिन वो, उसमें हम सभी को कामयाबी मिल जाए। तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रैटेजी है कि चाइना के ऊपर पूरी तरह से हमें ट्रेड के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ चाइना में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, उसका डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। चाइना के अलावा और दूसरे देशों में भी हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी चाहिए। उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, इसके लेबर चाहिए होगा, टैक्स में सब्सिडीज, टैक्स में छूट, ये सारी चीजें चाहिए होंगी। क्लियर है? और जो गवर्नमेंट अगर मान लीजिए इस तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके देगी तो सारे लोग वहीं जाना चाहेंगे। तो जो भी ये स्ट्रेटजी को अपना रहा है, और आजकल बहुत सारे एशियाई कंट्रीज अपना रहे हैं, इवन मैक्सिको भी इसी पॉलिसी पे चल रहा है, तभी तो मैक्सिको पे लगा रहे हैं। और मैंने वो बता दिया आपको रीजन कि कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जब उन्होंने टैरिफ लगाया
रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के नए प्रेसिडेंट हैं, विद इन 48 आवर्स उसको वापस लेना पड़ा। रीजन ये कि उन टैरिफ्स का अल्टीमेटली देखो इम्पोज किसके ऊपर कर रहे हैं, बट असर किसके ऊपर होगा, जनता के ऊपर। ठीक है, कंपनीज को देना होगा। कंपनी किससे वसूलती है? आप लोग अगर कहीं पे पढ़ने जाते हैं, किसी से सर्विसेज लेते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो फी है उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है सर्विस टैक्स, 18% है। आप 1 लाख फीस कहीं देते तो 18,000 तो सरकार को जाने हैं। अगर सरकार उसको 28 कर देगी तो क्या होगा, कंपनी फिर से क्या करेगी, फिर फीस इंक्रीज कर देगी। कुल मिलाकर के आपकी पॉकेट से लिया जाएगा। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। क्लियर है? सो जो टैरिफ है वो भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। ठीक, सो अब क्लियर है। अब हम थोड़ा इसको देखते हैं। हमने कहानी आपको सुनाई है ताकि आप जब इसे देखें तो क्लियर है। तो सबसे पहला, अब अगर हम देखें कि कंपनीज ने क्यों अडॉप्ट किया, तो जियो पॉलिटिकल अगर हम देखें और ट्रेड रिस्क को कम करने के लिए। अब जैसे कि यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर है, तो टैरिफ्स को इंक्रीज करना, ट्रेड को रिस्ट्रिक्शंस कई तरह के लगा देना। ऐसे में यूएस क्या करता है कि भाई ऐसा बेटर है, हम क्यों ना अल्टरनेटिव न्यू डेस्टिनेशन सर्च करना शुरू कर दें। ये हो जाता है। देन रेगुलेटरी रिस्क, चाइना ने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से रेगुलेशंस को फॉलो करवाना शुरू कर दिया, तो वो हो जाता है। देन इसके अलावा ताइवान इशू, चाइना ने ऑलरेडी कह रखा वो वन चाइना पॉलिसी पे चलता है। यहाँ में चाइना +1 है, वो चाइना की पॉलिसी क्या, वन चाइना पॉलिसी, दो चाइना नहीं है। ताइवान को आप लोग जानते हैं, ताइवान का नाम था, पुराना नाम था फार्मोसा आइलैंड। 1949 में जब चीन में क्रांति हुई, माओ से जोदोंग आया वहां पर, उसके पहले जो वहां पे जो सरकार थी, राइट, वो भाग करके चली गई फार्मोसा आइलैंड, जो कि आज का ताइवान है। पहले ये अपने आप को बोलते थे कि यस वी आर रियल चाइना, बट धीरे धीरे तो पूरी दुनिया ने माओ से दोंग की जो सरकार थी चाइना में, उसको मान्यता दे दी और इन्होंने अपने आप को एक अलग कंट्री के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया। यूएनओ में ये भी है, ध्यान रखिए, यूएनओ में ये भी है। सो इनके बीच में जो टेंशन चलता रहता है, तो सीधी सी बात है, पूरी दुनिया डरती है। वही चाइना में अगर हमने यूनाइटेड नेशन में ताइवान भी है। और जब जब ये बना था, कौन बना था, यूएनओ जब बना था, उस वक्त ताइवान ही उसका मेंबर था। कई बार आप पढ़ते होंगे ना, फाउंडिंग मेंबर, कई बार आप जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि इंडिया का, जब आप फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ेंगे, तो चीन में जो सरकार थी, चीन की सरकार ने भारत के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर दबाव डाला कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। आप पढ़ेंगे, देखिएगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, विपिन चंद्रा की बुक पढ़ेंगे, तो वहां डिटेल में पूरा एक पैराग्राफ दिया इस पर। क्लियर है? सो एक तो ये, देन इसके अलावा अगर हम और देखें तो राइजिंग कॉस्ट इन चाइना, वेजेस, क्या, सैलरीज, जो मजदूरी है वो राइज कर रही है। तो अगर देखो सीधी सी बात है, जहां मजदूरी कम होगी वहां जाएंगे, चाइना में अगर बढ़ रही है। और इसके अलावा क्या देखें, रियल एस्टेट, जो हमने बात की कि वहां पे रियल एस्टेट जो है, जो जमीनें हैं, फैक्ट्रीज हैं, अगर लीज पे लेना है, खरीदना, अब पहले से महंगा होता जा रहा है। क्लियर है? देन सप्लाई चेन को कैसे हमें बनाना पड़ेगा। अब देखें, लॉकडाउन जब आया तो क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा वहां स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया, जिसके कारण पूरी ग्लोबल लेवल पर हम देखते हैं सप्लाई चेन प्रभावित हुई, तो भी एक दिक्कत हुई। देन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक, अब अगर ये देखें, अगर मान लीजिए किसी एक ही कंट्री पर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे और वहां कोई दिक्कत हो जाती है तो समस्या हो जाएगी। अब इस पर यूएस ने क्या किया, यूएस ने क्या किया, इसको बता देता हूं, आगे आपको पढ़ने मिलेगा। यूएस ने क्या किया, उसने देखा टारगेट मार्केट क्या, यूएस ही है, तो यूएस की कंपनीज मैक्सिको में चली गई। बोला भाई सस्ता श्रम है यहाँ पे, स्किल लेबर है यहाँ पे, और शिपिंग कॉस्ट कम पड़ेगी। यहाँ से घुमा के ही तो लेके जाना है शिपिंग के लिए, बीच में से बॉर्डर है, वहां से जो लीगल तरीके से जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे चले जाएगा उनका ट्रक सामान लेके, तो कम लगा ना। अगर मान लो इंडिया को कोई चीज चाहिए और बांग्लादेश अच्छा बनाता है, तो हम यूएसए से मंगाने की जगह बांग्लादेश से मंगाएंगे। आप जानते हैं बांग्लादेश के कपड़े पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, अब किस तरह से देखें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हमने जो बात की थी, कैसे सरकार प्रेरित करती है कि आप आइए और हमारे एरिया में आके इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे कि सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, और कहाँ पे, इंडिया, वियतनाम और मैक्सिको, हम बार बार इन्हीं का नाम ले रहे हैं। ये सारी कंट्रीज इस तरह की पॉलिसीज पर चल रहे हैं। अब देखते, और ये देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो एशियन कंट्रीज हैं, इन्होंने क्या किया कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है इसे समझते हैं। जिन देशों के बीच में एग्रीमेंट अगर होता है तो एक तरह से बोला जाता है भाई उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिल जाएगा। और ये संकल्पना कहाँ की है, ये डब्ल्यूटीओ की है, कहीं लिख लीजिएगा, MNF, मोस्ट फेवर्ड, MFN, ये यूपीएससी पूछ चुका है पहले भी, ठीक है, ध्यान रखें। तो डब्ल्यूटीओ की कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी देश में हम जाके काम करते हैं तो हमारे ऊपर उस तरह के टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे जैसे कि ट्रंप लगा रहे हैं आजकल। मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये डब्ल्यूटीओ जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल इस पे बताऊंगा सारी, बट इतना समझ लीजिए। तो आशियन कंट्रीज में अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता, इसमें जिस देश के साथ हमारा एग्रीमेंट होगा
उस देश की कंपनीज के साथ हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे मान लो इंडिया की टाटा है। अब अगर मान लो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएस से हो जाए तो यूएस की जो कंपनीज है उनके साथ भी हम वैसे ही ट्रीट करेंगे। टेस्ला के साथ जितना टाटा पे टैक्स लगाते हैं उतने उस पर लगाएंगे। 28% लग जाएगा भाई, बड़ी जो महंगी कार है उसके ऊपर 28% लगता है कारों पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप 10 लाख की कार है तो कितना 2,80,000 उस पर टैक्स, ऐसे मान के चलिएगा। क्लियर है? तो टेस्ला पे अभी क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। और पुराने समय में तो 100% लगाया करते थे, ताकि इस देश के जितने इस हमारे देश में जो उद्योग हैं उनको क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, वो पॉलिसी होती है सरकार की, संरक्षण देना अपने। अब देखिए, अब कंपनीज इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमने बोला कि भाई सिलेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया आपको एप्पल का, कि हाई एंड फोन जो एप्पल के कहाँ, चाइना में बनते, बट धीरे धीरे उसको क्या इंडिया और वियतनाम जैसी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज को, चलो भाई वहां बनाएंगे। और क्या करते हैं इसमें, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किस तरह की करेंगे, ये कहेंगे भाई एक काम करते हैं, हम आपको वो बना लेते हैं, अपना ज्वाइंट वेंचर बना लेते हैं। ब्राउन एफडीआई और ग्रीन एफडीआई समझते हैं। ग्रीन एफडीआई का मतलब होता है नए सिरे से कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना। ब्राउन एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑलरेडी पहले से कोई कंपनी है उसमें हिस्सेदार बन गए, ज्वाइंट वेंचर बना लिया, या बोलेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। किसी भी कंपनी में अगर आप 50% से ज्यादा के शेयर खरीद लेते हैं तो आप उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाते हैं, रणनीतिक साझेदार। क्लियर है? जो भी नहीं आपको लगे टर्म पूछ लिया करें मेरे से। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने इनको देख लिया, देखिए भाई ये तरीके निकाल लिए। और क्या होगा, मल्टी हब अप्रोच, कि एक जगह पे क्यों डिपेंडेंट करें, अलग अलग जगह पे हम अपनी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करेंगे। और जो कंट्री हमें वैसी सुविधाएं देगा जो वियतनाम दे रहा, मैक्सिको दे रहा है या इंडिया दे रहा है, हम ऐसी जगह पे एस्टेब्लिश करेंगे। और क्या करेंगे, एक और स्ट्रेटजी जो हमने कहा कि भाई क्या करना पड़ेगा, अब देखते हैं। ये सब चीजें तो चल रही हैं, वो नियरिंग और बोलेंगे भाई पास में। जैसे यूएस ने क्या किया, यूएस की कंपनीज मैक्सिको में चली गई, वो है क्या, ये पॉसिबिलिटीज है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे सप्लाई चेन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कैसे, अब देखो इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन पे बात करेंगे। अब ये कैसे, ऑलरेडी जहां पे एस्टेब्लिश है पूरी तरह से सप्लाई चेन, अब नए सिरे से किसी नए देश में जाएंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही उस तरह का नहीं होगा। क्लियर है? जब नहीं होगा तो वहां समस्याएं आएंगी, फिर आपकी अपने आप जो कॉस्ट जो कम हो रही थी वो कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आप गए काय के लिए थे, फायदा ही नहीं हुआ कुछ। तो ये एक चैलेंज आएगा बहुत बड़ा। देन इसके अलावा हम देखें, स्किल लेबर वाला चैलेंज है ही है, क्योंकि जिन कंट्रीज में पहले से स्किल वर्कर्स नहीं है, जहां पे स्किल वर्कर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर फैक्ट्री को क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। पहले उसको सिखाएंगे और फिर काम कराएंगे, लेकिन तब तक कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। और कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है वो कभी भी इसको एक आइडियलिस्टिक नहीं मानती इस अप्रोच को, कि पहले हम सिखाएंगे फिर करेंगे। भाई सीखा हुआ मिल जाए तो बढ़िया है, हम चाहे 2 रुपए ज्यादा पे करेंगे, तरीका तो वो होना चाहिए। अब देखिए कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया, तो हम देखेंगे और किन वहां पे जा रहे हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कहाँ चले गए, अब चाइना की जगह वियतनाम, इंडिया, थाईलैंड। जैसे मैंने मोबाइल कंपनी का एग्जांपल दिया। ऑटोमोबाइल में अगर हम देखें सो बिल्कुल इंडिया, टेस्ला भी कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। और वैसे फोर्ड कहाँ की कंपनी है, यूएस की है। किया कहाँ की कंपनी है, साउथ कोरिया की है। हुंडई कहाँ की है, साउथ कोरिया की है। टोयोटा कहाँ की है, जापान की है। अब ये बाहर की कंपनियां, लेकिन इंडिया में आके जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, तो उनके साथ वैसे ही ट्रीट किया जाता है जो कि टाटा और महिंद्रा के साथ ट्रीट किया जाता है। क्लियर है? तो आप समझ रहे हैं, ये भी होता है। गारमेंट्स को देखें तो बांग्लादेश का नाम ऑलरेडी आ ही रहा है, वियतनाम, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडिया को तो ये चैलेंज दे रहा है बांग्लादेश। फार्मास्यूटिकल, नो डाउट हमारा बेस बहुत स्ट्रांग है फार्मास्यूटिकल में, पूरी दुनिया में माना जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अफ्रीका में ऐसा देखा गया था कि यहाँ के जो कफ सिरप गए थे उनके कुछ साइड इफेक्ट्स हुए, तो कई सारे जो इन्फेंट्स जो बच्चे थे उनकी डेथ हो गई थी, तब वहां पे रोक लगा दी गई थी। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ देखें तो भाई ठीक है, बढ़िया है, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीटली इसके ऊपर हम नहीं जा सकते कि हम उनको, चाइना को किनारे कर दें। तो हमें क्या करना होगा, धीरे धीरे रिप्लेस करना होगा। कुछ प्रोडक्ट्स हम दूसरी जगह से ले सकते हैं, लेकिन जहां ऑलरेडी बना हुआ है, देखो भाई इसको ऐसे समझना, मान लो आप कार से जा रहे हो सड़क पे, ठीक है, और कार खराब हो गई। अब आप नीचे उतर के कार में अपने पैर मारे और गालियां दे रहे, इससे बढ़िया तो घोड़ा या बैलगाड़ी या बुग्गी बढ़िया है। भैंस बुग्गी, भैंस खींचती जिसे। ठीक है, सो क्या किसी समस्या के कारण क्या हमें बैकवर्ड होना चाहिए, पीछे जाना चाहिए? हमें तो फॉरवर्ड अप्रोच रखनी चाहिए ना, क्योंकि ठीक है हम इनके ऊपर अकेले नहीं, हम और कई सारी कंट्रीज में चले जाएंगे। सो चाइना प्लस वन पॉलिसी सिर्फ यही है, अब ये हर चीज पे अप्लाई होती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है?
इस चीज को अच्छे से समझिएगा। ये नोट्स जो हैं अभी अपलोड हो जाएंगे कुछ समय बाद। आप जाएंगे संस्थान की साइट पर, वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। कल से वो ऑप्शन हो गया कि पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेंगे, वहां से आप हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये क्लियर है। और वीडियो आप लोग को मिल ही जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। हाँ, जैसे कि मान लो ग्रीन एफडीआई समझते हैं, ठीक है। मुझे एक लैपटॉप बनाने की फैक्ट्री लगानी है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा, पहले जमीन खरीदूंगा, ठीक है, किसी जगह पे, फिर लेबर को हायर करूंगा, सारी मंजूरियां